देखते हैं इसमें एक्सरसाइज कितना हो गया 6.2 का सवाल नंबर 8 है ना। इसमें बोला गया कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें भी याद करना कि कक्षा 9th में जो है ऐसा हो चुका है, तो पढ़ चुके थे ना। सच्चे में पढ़े होंगे। हाँ क्या पता आप जो छोड़ दिए होंगे तो उसी में होगा, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है पढ़ा दिए होंगे, तो याद नहीं है, रिवाइज नहीं करती है। नेगेटिव बात सोचती, पॉजिटिव में लो, है ना। देखो हाँ, नेगेटिव हम कब बोलते हैं। चलो तो क्वेश्चन एक बार फिर समझने की कोशिश करना। बताया गया था कि प्रमेय 6.2 को यूज करेंगे। 6.2 प्रमेय मतलब किसका प्रमेय? थेल्स प्रमेय का विलोम के बारे में बात किया गया है ना। तो उसी का विलोम का यूज करना है थेल्स प्रमेय का, और उसी की सहायता से बताना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है, अच्छा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो वो बता दिया है ना। एक प्रकार से प्रमेय 6.1 हुआ ना, 2 जो हुआ वही ही सिद्ध करना है। तो सिद्ध तो करवा चुके थे पहले भी, नहीं कराए थे। उसी बात को दोबारा करना है, सेम। मतलब उसी को क्वेश्चन बना करके ही दे दिया उस प्रमेय को ही। ठीक है, लिखा था थेल्स प्रमेय का विलोम, वही बात लिखा हुआ इधर भी। क्या लिखा हुआ है? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? अच्छा एक बिंदु था ना। अच्छा थोड़ा सा अंतर, हल्का सा अंतर इसमें किया गया है, ध्यान देना। इसका विलोम में किस बात में, इसका विलोम में कहा गया था, अब नहीं, इसका विलोम में कहा गया था किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। एक ही अनुपात की चर्चा किया गया था, और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा, मध्य बिंदु को मिला रहा है। तो मध्य बिंदु को मिलाएगा तो अनुपात तो हमेशा एक बराबर ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन मध्य बिंदु नहीं भी रहेगा फिर भी अनुपात एक बराबर निकलेगा, है बात समझ में। तो मध्य बिंदु नहीं भी रहेगा फिर भी थेल्स प्रमेय का विलोम क्या करेगा, उसको समांतर कर दिया तीसरी भुजा का। चित्र से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अगर कोई रेखा ABC लगा लिए, अगर ये जो मान लो DE नाम का क्या हो, एक रेखा हो गया। अगर DAB का बिल्कुल बीच में हो, अगर EAC का बिल्कुल मध्य बिंदु हो, ऐसा कंडीशन में भी AD/DB बराबर AE/EC होगा, यानी भुजानुपातिक हो जाएगा। कब? जब मध्य बिंदु है फिर भी। अगर मध्य बिंदु नहीं भी है तो मान लो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर इसका कितना हो गया, 2 हो गया, इसका कितना हो गया, इसका लंबाई अगर जाकर के 6 हो गया, इसका कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसा कंडीशन में भी तो ये अनुपातिक निकलेगा ना। तो मध्य बिंदु नहीं रहने पर भी अनुपातिक होता है, मध्य बिंदु रहने पर भी अनुपातिक होगा। तो यहाँ पर इसे बोला गया मध्य बिंदु है तो अनुपात तो होगा ही। तो इसी बात को निकालना कि समांतर तब क्यों होगा, है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सी बात। इसमें क्वेश्चन को समझते हुए एक फिगर इसमें बनाना पड़ेगा, जो सदी से बनाया हुआ नहीं था, अपने से बनाना है, देखना। तो पिक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, बोला कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज तो लिखना पड़ेगा हमको, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बिना त्रिभुज का काम होगा नहीं। ये बन गया एक त्रिभुज, क्या नाम था इनका, ABC नाम का एक त्रिभुज ले लिया गया। और इस त्रिभुज में बोला गया किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मान लिए AB का एक मध्य बिंदु यहाँ पर हो गया और AC का मध्य बिंदु इस जगह पे हो गया, इनको बोल देते हैं D, हाँ इनको बोल दिया क्या, E, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा का नाम क्या होगा, DE होगा। ये जो रेखा हुआ DE, बोला तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन हो गया तब, BC ना हो गया। तो बोला कि ये जो DE समांतर BC होगा, इस बात को निकाल कर दिखाओ। बस ये क्वेश्चन था इसमें। चलो तो अभी उसमें क्या क्या लिया गया, एक त्रिभुज ABC माना गया, तो लिखते हैं माना ABC क्या हुआ, माना त्रिभुज ABC के भुजा AB तथा AC
AC के मध्य बिंदु D तथा E हैं। मध्य बिंदु क्रमशः D तथा क्या हो गया, D तथा E है। और कुछ है क्या? अब तो कुछ है नहीं, तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है देखो, तो हमें सिद्ध करने वाली बात यहाँ पे जगह था ना। ये लोग क्या करता है कि लिखने का जो जगह निर्धारित है उस जगह पे किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ पे जगह मिला उससे क्या करेगा, इसी जगह पे लिख देगा, तो थोड़ा सा सही नहीं होता है ना। जो जहाँ पे फिट होना चाहिए उसको यहीं पे करें। मतलब सिद्ध करने वाली बात हमेशा एक नया लाइन से स्टार्ट करना, ताकि क्लियर पता चलेगा कि हमको क्या चीज़ निकालना है। तो सिद्ध करना है कि क्या निकालना है, यही डी समांतर ये ना हुआ, डी समांतर BC। बस इसी बात को निकाल कर दिखाना है, इतना ही क्वेश्चन है, और कुछ तो है नहीं। अब हल पे आते हैं। देखो त्रिभुज समांतर था वो ना, मतलब मध्य बिंदु था। चूंकि ये जो D है किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो क्या कह सकते हैं इसमें, D AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए बोल सकते हैं कि जितना AD होगा उसके बराबर DB होगा। क्लियर है, बीच में है तो AD बराबर DB होगा ही। अगर यहाँ पे हम कर लिया जाए, इसीलिए क्या निकलेगा, AD बटे DB का मान कितना निकलेगा, बराबर 1। ऐसा क्यों किए? हाँ क्या डबल 1? हाँ 1 क्यों हुआ? बोला कि AD बराबर DB होता है। इस कॉन्सेप्ट से बीच में अगर D रहता है तो ऐसा निकलेगा। अगर हम AD बटे DB का मान निकालें तो कितना मान निकलेगा, अगर दोनों आपस में बराबर बराबर ही हो जाए। 5 है तो 5 बटे 5 ही कर सकते हैं, AD बटे DB मतलब 5 बटे 5। 4 है तो 4 बटे 4। 3 रहेगा तो 3 बटे 3, तो कितना मान निकलेगा, एक ही निकलेगा ना। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो काट के क्या निकलेगा, 1 के बराबर निकलेगा। इसलिए बराबर 1 दिया कि इसका वैल्यू किससे बराबर है, 1 के बराबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, 1 बराबर है। अब बराबर करके तो 1 के निकलेगा, इसलिए बराबर 1 समीकरण नंबर 1 इसको रख लिए। ठीक है यहाँ तक। इसी प्रकार उधर किसके बीच में कौन था, E था AC के मध्य बिंदु। इसी प्रकार E AC का क्या है, मध्य बिंदु है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हालात कौन कर रहा है उधर, देखो ये है नहीं चमक रहा है। चलो देखो, तो E जो है AC का मध्य बिंदु हुआ, इसका मतलब हो गया AE बटे EC। अगर किया जाए कितना मान निकलेगा, इनका 1 ही मान निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि पता है इन इस अच्छा ये उसको लिख दे क्या, इसलिए क्या हुआ, AE बराबर क्या हुआ, इतना मान बराबर निकलेगा ना। इसीलिए अगर हम क्या करें, इसको बटा करके मान निकालें, AE बटे EC, इनका वैल्यू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 आ गया। तो ऐसा इसीलिए लिखिए ताकि स्पष्ट हुआ कि 1 क्यों लिख रहे हैं, है ना। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, दोनों का राइट हैंड बराबर हुआ आपस में। राइट बराबर हो तो लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखो बराबर AE बटे EC।
निकल गया। हाँ। तो अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भी रेखा के कारण अगर दो भुजा अनुपातिक बढ़ता है तो इसका मतलब हो गया वह रेखा तीसरी भुजा का क्या होगा, समांतर होगा, यानी उसका विलोम बोलेगा। तो वही बोलेगा अब प्रमेय 6.2 से। हाँ, यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसीलिए DE समांतर क्या निकल गया, BC। क्यों निकला, कारण दे सकते हैं इसमें, है प्रमेय 6.2 से। 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम से, ठीक है, बस प्रूव हो गया। और क्या, ये तो निकलना ही था। अरे बात समझ में। अब इसमें कहाँ पे डाउट रहा, ठीक है। ये देखो, ये सब अगर एक बार नहीं पढ़ा जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खुद देख के बाद में समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या किया गया है। तो इसको करंट में एक दो बार रिवाइजिंग कर लेना, ताकि जो है समझो। फिर से बताने के क्रम में ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि अगर किसी त्रिभुज में एक ऐसा रेखा जो कि अन्य दो भुजाओं को मध्य बिंदु से जुड़ा हुआ है ना, तो बोला हुआ तीसरी भुजा का समांतर होगा। तो बताओ कैसे होगा, वही निकालना है ना। क्वेश्चन देखना, यही बात लिखा हुआ था मतलब। अब उसी बात को यहाँ पे हम लिखे हैं कि ABC एक त्रिभुज लिया गया, इस त्रिभुज का जो भुजा AB है तथा इनका जो दूसरा भुजा AC हुआ, उनका मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, लिखा गया D और E। तो हमको सिद्ध करना है ये जो DE के मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा मतलब BC बच गया। तो BC क्या होगा, समांतर होगा। इसी बात को निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको बनाना चालू करते हैं। तो D तो बताया गया था DAB का मध्य बिंदु होगा, है ना। मध्य बिंदु होता है मतलब AD बराबर DB निकलेगा। तो AD बराबर DB अगर होगा तो हमको इसमें क्या करना है, AD बटे DB करना ही पड़ेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि अनुपात करेंगे तब तो समांतर बराबर बात पता चलेगा। अनुपात तो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको समांतर दिखाना है। समांतर का मतलब ही होता है कि समांतर तभी हो पाएगा जब AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। इसीलिए हम AD बटे DB का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो AD बटे DB का मान निकालें तो किसका कितना मान निकलेगा, जब दोनों बराबर रहेगा तो क्या मान निकलेगा ना, बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रोसेस से हम AC वाला भुजा में भी कर दिए। जैसे उसका AD बटे DB बराबर 1 हुआ था, ऐसे ही AE बटे EC बराबर 1 निकलेगा। वही बात लिखे ना इसमें, समीकरण नंबर 2। इसी प्रोसेस से आप दोनों के मैच करेंगे तो राइट मिल गया तो लेफ्ट बराबर होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट बराबर हो गया। यानी अब इसको जब तुलना करते हैं इस त्रिभुज से तो क्या पता चलता है कि AD बटे DB हुआ और AE बटे EC हो गया। तो त्रिभुज ABC में अगर किसी भी रेखा के द्वारा कोई दो भुजा अगर अनुपातिक बढ़ गया, इसका मतलब वह रेखा तीसरे का भुजा क्या होगा, समांतर होगा। बस वही लिख दिए। तो समांतर होगा, यह कि कौन सा नियम कहता है ऐसा होता है, तो प्रमेय 6.2 कहता है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो बोला ही गया था कि प्रमेय 6.2 का मदद लेकर के सहायता से ये प्रूव करना है। तो इसी की मदद से प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, इतना ही काम करना था, ठीक है। चलो चलो पक्षी में लेना जाना जब भी कोई काम देता है मेरे गुस्सा। चिड़िया में लो, वस्त्र मोर में बुक कहाँ गया, किसी में समझ ना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 9 है ना, 9 देखना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या सवाल है, ध्यान से पढ़ो एक बार। इसमें बताया गया कि ABCD एक समलंब है। अब समलंब क्या होता है, समलंब क्या होता है, समलंब एक चतुर्भुज का नाम है, ठीक है। चतुर्भुज कई प्रकार का होता है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, है ना, और क्या हो गया, समलंब हो गया। ये सब क्या है, चतुर्भुज का प्रकार हो गया। इन चतुर्भुज में से समलंब क्या होता है, तो समलंब का देखना। समलंब का फिगर जो है इस प्रकार से बनेगा, बनता है ना, हाँ ऐसे होता है। ये वह समलंब आकृति। देखो समलंब किसी भी प्रकार का बन सकता है, सिर्फ उनका शर्त क्या लागू होना चाहिए, समलंब का जो पहचान है, कोई भी दो भुजा आपस में समांतर होगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा, समांतर होगा। तो कोई दो भुजा होगा और भुजा समांतर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों समांतर होगा नहीं होगा, और सब भुजा कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब उसको नहीं। दो भुजा समांतर हो गया तो समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में क्या बात कहा गया है, बोला कि इसमें AB समांतर CD है, ठीक है। एगो AB लगाते हैं तो दूसरा क्या लगा देंगे, AB हो गया C और D, आपस में AB और CD क्या हुआ, समांतर हो गया, क्लियर है। इसके अलावा कौन और क्या बोला गया है,
बोला इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनका विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं? किसी भी दो कोण को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। किसी भी दो कोण को मिला देना पड़ेगा। तो क्या ई कोण मिलेगा आपस में? नहीं। इनके से मिला हुआ ही है। तो कहने का मतलब इसको और इससे मिला सकते हैं, आमने सामने को। इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण, पहला विकर्ण। इसी प्रकार से ए को किससे मिला देंगे? डी से, सी से मिलाएंगे। तो एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है ना, ठीक है। तो ये जो बोला विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे प्रतिच्छेद किया? तो बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर बिंदु ओ नाम का आ गया एक पॉइंट। बात खत्म। इतना ही बात था। तो ये जो लिखा हुआ तो दर्शाना क्या चीज़ है? बोला ए ओ बटे बी ओ कर दो, ए ओ बटे बी ओ और बराबर सी ओ बटे डी ओ। इस बात को निकाल कर दिखाना है, ये प्रूव करने का चीज़ है ना। तो आते हैं सवाल पे। आप समझना, तो ए बी सी डी क्या था? एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या नाम था इनका? ए बी सी डी। समझना, ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहे हैं? एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है? और तो कोई बात है नहीं। अच्छा, समलंब रहेगा तो तथा ए भी समांतर सी डी, ये बात भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि समलंब रहेगा तो दो भुजा आपस में समांतर होगा। तो कौन कौन सा भुजा समांतर है यहाँ पे लिखने का मतलब क्लियर कर दिया गया कि ए बी सी डी का समांतर होगा। ठीक है, और कुछ तो इसमें है नहीं। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि बोलो ए ओ बटे बी ओ। ए ओ बटे बी ओ बराबर क्या करेंगे? डी ओ बटे ओ सी है। क्या क्या लिखा हुआ? सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, सी ओ बटे, यही बात निकालना है और कुछ तो करना नहीं इसमें। क्या हो? बरम भेजी क्या है रे? ये सब है, इसका है। कैसे करते हैं? देखो, इसमें कुछ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। उतना नहीं करना। देखो, रचना में थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लेना पड़ेगा, रेखा लेना पड़ेगा इस तरह से। डी था, इसको क्या लगा लिए? ई, ओ ई, है ना। तो ओ ई समांतर खींचे किसका? ये जो ओ ई है ए बी का समांतर ले लिए। ओ ई समांतर ए बी। या अगर दोनों भुजा आपस में समांतर था, ठीक है, एक लाइन से सीधा ही निकल रहा है। अगर ओ ई ए बी का समांतर होगा, रचना किया गया है, रचना मतलब एक्स्ट्रा काम किए। ये जो बात है क्वेश्चन में, हाँ, ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया था कि रचना करो। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम खुद कर रहे हैं ना, इसलिए डेस मार रहे हैं ताकि मतलब स्पष्ट हो जाए। ये सभी बात क्वेश्चन में था, जहाँ कटेगा विकर्ण है हावी जावी जो भी है, लेकिन रचना की चर्चा नहीं किया गया था। ये खुद अपने माइंड से किया गया, इस वजह से हमको मतलब डाउट करके दिखा रहे हैं कि रचना खुद किए हैं। करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए जो सिस्टम है। तो अगर ध्यान दो, बता क्या रहे थे कि ए बी समांतर सी डी है। अगर ओ ई ए बी का समांतर हुआ तो क्या ओ ई सी डी का भी समांतर होगा?
नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अगर मान लो कि ए हुआ श्याम, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया राम, और एक लेते हैं मोहन यहाँ पर, ये क्या हो गया, मोहन। ई राम, ई श्याम, ई मोहन हो गया, हमसे मोहन। अगर बोलेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, एक ये भी हुआ 5 फीट का, तो ये भी कितना हो गया, 5 फीट का है। अब श्याम को नापेंगे ना, तो श्याम बोलता है कि हम मोहन के इतना बड़ा है, ये भी तो 5 फीट ना होगा, तो इसके इतना बराबर होगा, तो ये भी 5 फीट का हो गया। तो क्या ये जो मोहन है श्याम के इतना लंबाई का होगा, स्पष्ट होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हुआ, तो इसके बराबर क्यों नहीं होगा, 0.1 है, फीट है, तो जो भी हो। तो कहने का मतलब हुआ है अगर दोनों आपस में बराबर है तो एक का भी कोई बराबर होगा तो दूसरे का भी आपस में बराबर होगा ही, यही बात यहाँ पर था। ये दोनों आपस में समांतर है और वही समांतर निकाल दिए ए बी का, तो स्पष्ट है ओ ई भी तो सी डी का समांतर हो जाएगा। हाँ, एक रचना किए, तो यानी इसका समांतर होगा तो सी डी का भी समांतर ऑटोमेटिकली होगा ही, या ओ ई समांतर किसका होगा, सी डी का। इसका काम नहीं मोहन श्याम के यहाँ पर डाला, समझ ना, खींचा जो किसका कौन गया था, ए डी था ना, चलो हटाओ, क्या करना। अब यहाँ तक काम कंप्लीट है। इसके बाद आते हैं किसमें, देखो त्रिभुज ए डी बी में कौन किसका समांतर हो रहा है, बताओ। ए डी बी, तो ए क्या लिखे हैं, लिखे हैं ए डी बी में। अच्छा, डी आजकल जो है, देखो ए डी बी इसमें है ना, ए समांतर ए बी के बराबर समांतर हो रहा है, सॉरी ओ ई समांतर ए बी निकला। तो जब समांतर रहता तो थेल्स पर में क्या बोलेगा, तो भुजा तो अनुपातिक बटेगा ही। इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ बटे ओ सी बराबर ए ई बटे ई डी हो जाएगा। क्यों सर, उतना त्रिभुज में था तो इधर क्यों आई? कौन त्रिभुज पकड़े थे, अच्छा उधर पकड़े थे ना, हाँ ठीक है, हाँ। तो उसका पकड़े थे क्या, बी ओ बटे डी ओ, अच्छा ये पकड़े थे बी ओ बटे डी ओ, कर सकते हैं, करेंगे ना। कौन बोला, तब देखो तो अगर ओ ई समांतर ए बी का होगा, समांतर हुआ तो दोनों भुजा अनुपातिक बटेगा नहीं बटेगा, एक क्लियर करो, अनुपातिक बटेगा तो जितना ओ बी बटे ओ डी करेंगे हाफ हाफ के, इधर भी हाफ हाफ करना पड़ेगा, ए ई बटे ई डी हो सकता है ना, ए ई बटे ई डी, समीकरण नंबर 1 रखो इसको, या तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ किया जाए, हो जाएगा इसको नीचे डाल देते हैं, या वही समांतर सी डी हो गया ना, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल गया हमको। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। देखो अब ए समांतर था ना, ए समांतर किसका होगा, ए बी के लिए तो ए डी बी ले लिए थे त्रिभुज, ए समांतर अब सी डी का है, तो सी डी लेने के लिए कौन त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा, बी डी सी, हाँ सी डी बी, जो भी लीजिए, बी डी सी लेंगे तो इधर वाला में ई वाला ओ है इधर, तो गड़बड़ ना काम हो जाएगा। इसके लिए हमको ए डी सी पकड़ना पड़ेगा, तो उसी में ओ ई वाला भुजा मतलब मिल जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा हमको, ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में अब समझना ये किसमें कौन किसका समांतर हुआ, तो वही समांतर सी डी का हो रहा है, वही समांतर सी डी। अच्छा कारण दे दे क्या इसमें, थेल्स पर में से हुआ था सर, इसको मारिए, इसको समझ में ना आएगा। इसका लिखा तो क्या था इसका, बी ओ बटे ओ डी था क्या, बी ओ बटे
हाँ सर BO बटे OD बटे DO लिखे चाहे OD या फिर कुछ भी लिखे। चलो ठीक है, यही बटे ED, यही बटे DE, AE बटे DE। इसमें कैसा चर्चा किया गया? चलो इसमें BO बटे DO है ना, DO कर देते हैं जैसा बोला गया था। यही बटे ED, DE, AD कर सकते हैं ना सर, जैसे इसमें क्वेश्चन है उसमें करिएगा। BO बटे देखो DO, चलो D एक ही बात है, हो गया ना। ये समीकरण नंबर किसका हो गया? 1 का। इस पे आते हैं चलो। अब O कहाँ गया? OE समानता CD हो गया, तो थेल्स प्रमेय के बिलोम इसमें थेल्स प्रमेय इसमें लागू हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से भुजा होगा अनुपातिक। अब समझना, देखो कौन सा भुजा पकड़ेंगे, थोड़ा सा इसका भी हेल्प लेना कि निकालना क्या चीज़ हमको, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर इसका अनुपातिक लेंगे तो AO बटे OC हो सकता है, तो AOCO लिखा हुआ है ना, ऐसे रहे या ऐसे रहे कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों बॉल अनुपातिक निकलता है। तो AO यहाँ पर है, चलो ठीक है लिख दो, AO बटे OC। AO हो गया, यहाँ से कितना CO है कि नहीं, OC भी कर सकते हैं, CO भी कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ था? CO लिखा हुआ था, जैसा था वही डाल देते हैं। CO बराबर क्या हुआ, हाफ हाफ लिया इसमें ना, इसमें भी हाफ हाफ करो, तो AE बटे ED इसका भी लेना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर क्या निकल गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो क्या सामने आ गया। इसका लेफ्ट बराबर है, लेफ्ट बराबर है कि राइट बराबर है? बराबर है। क्या है? तो समीकरण 1 तथा 2 से, कैसे करती है ना? 1 तथा समीकरण 1 और 2 से क्या क्लियर हुआ कि इसमें दोनों का राइट बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब BO बटे DO बराबर EO बटे CO हो जाएगा। BO बटे DO बराबर AO क्या था, अच्छा AO बटे CO, यहाँ तक हो गया। हाँ देखो तो प्रूफ हुआ क्या? हाँ सर, हो गया, हाँ हो गया। कहाँ हुआ? इधर बना हुआ ने लेफ्ट यहाँ था AO बटे BO, इधर है BO बटे, अच्छा ये क्या था, DO था ना, देखिए तो, D और O दोनों एक सेम किस हो जाता है। ये D था, ये क्या O हो गया। तो यही तो लिखे थे। थोड़ा सा इसमें अंतर भी हो रहा है। इसमें देखो AO नीचे BO था, तो AO और BO दोनों सामना सामनी हो रहा है, नीचे ऊपर हुआ नहीं हुआ। तो समीकरण 1 से 1 में देखिए तो BO DO लिखे, वो तो डाले ना, डाले दोनों लेफ्ट लेफ्ट बराबर कर दिए। तो जो मेरे को सिद्ध करना था इस तरह क्या का, वो यहाँ पे सेम सेम मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच नहीं किया। तो थोड़ा सा एक ही स्टेप इसमें लिखे भी नहीं है। देखिए तो एक में समीकरण लिखे तो AE बटे DE है, दूसरा वाला में यहाँ पे, और वो हाँ, और फिर दूसरा वाला समीकरण में देखिए AE बटे ED लिखा है। अच्छा नाम में कोई अंतर नहीं है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी देखते हैं ना, बहुत सारा गलती करके जाते हैं, चलो ठीक है, सुधारते हैं अपने मन से, सुधारते हैं, ठीक हो जाता है। नाम में फर्क नहीं पड़ता कि डी बोलो ED बोलो, सबसे में। अब वही तो सही। चलो इधर आते हैं, लेकिन ये जगह इनका पोजीशन सही नहीं है। यहाँ पर आमने सामने था, यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा था, तो इनको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट कर भी सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखेंगे, कारण होना चाहिए ना। चलो आते हैं इसमें क्यों लिखते हैं। अब इस तरह का जो भी बात रहता है, इसको चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नियम है। इस तरह के सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कोना को नहीं गुना करेंगे, तो BO गुना क्या हो जाएगा, CO। ऐसा कर सकते हैं, बराबर दे सकते हैं। इधर से DO गुना AO, ऐसा संभव है ना बात। जब ऐसा संभव हुआ तो अब देखो क्या निकालना है हमको, AO। यहाँ पर कितना था, AO था, AO रहने देते हैं, ठीक है। अगर AO के नीचे क्या था, BO, यहाँ पर गुना था ना, गुना वाला जगह क्या बनेगा, भाग बने, तो उसका नीचे नहीं घुसेगा वो, तो BO। यहाँ पर क्या बच गया, CO। यहाँ में क्या बचा, DO बच गया था, जाकर नीचे लगेगा, क्या हुआ, DO हुआ नहीं हुआ। इसी को चाहेंगे तो उठा के इधर कर दो, इसको उधर लिख दो, क्या दिक्कत है। या AO यहाँ तक आ रहा है क्या,
इधर साइड में लिखिए सर, एक लाइनिंग और जाएगा सर। क्या इधर लिखिए ना, लाइनिंग में चल जाएगा। ए ओ बटे, चलो यहाँ इसी को इतना इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझा दिए कैसे करके होता है। इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी मेथड से हम जिसको भी चाहेंगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी को भी। तो डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ नहीं सर, रहने दीजिए, उसको समझ में आएगा अच्छा से। बना पता चला चलो ठीक कैसे है। लिखते इसके बाद अर्थात यहाँ पे कर देते हैं। मेरा आंसर वही है। अर्थात मतलब क्या हुआ, इसको पहले क्या पूछा गया था, इसमें पहले ए ओ बटे बी ओ था ना, तो इसको पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए ओ बटे बी ओ बराबर कितना होगा, हाँ इसमें घिच टान, इसको बोलते हैं घिच टानवा हिसाब, घिच टान के एकदम जगह पे पहुंचना है। मिटा देते हैं, वही आंसर लिख लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सी ओ बटे डी ओ, इसको जितना खींच सकती है ना, बस यही जो है प्रूव्ड हो गया। इसी के चक्कर में इतना मतलब टाइम पास हो गया पूरा, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे निकालना था। अब यहाँ पर बोलो दुख तकलीफ इस बार तुम बताओ। हाँ, तो हमको तकलीफ है। सर हम बताए सर, फिर से समझाइए एक बार, हो तो समझे। देखो समझ, तकलीफ नहीं होता, हम खुद बोलने वाले थे आपसे समझाने के लिए। हम तो पहले बोले ऐसे कैसे तो और समझ कभी गए, नहीं पर और बोलेंगे, आज समझना है इसलिए बोल दिए। यहाँ पे देखो, तो सवाल में था कि समलंब चतुर्भुज ABCD होगा, इनका विकर्ण AC BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन की बातें मेरा नहीं है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन की बात हुआ, समलंब होगा तो दो भुजा आपस में समांतर होगा, ये भी क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ये बात, ये भी सवाल में था। अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना चालू करते हैं। अब सोचते हैं कि ये तभी सिद्ध होगा जब हम एक रचना करेंगे। रचना कैसा होगा कि एक रेखा खींचेंगे जो AB का समांतर होगा और CD का समांतर होगा, यानी OEM एक रेखा खींच दिया गया, खींचे हैं जहाँ से O से AB का E बिंदु पे आया हुआ है, ठीक है। वही बात लिखा हुआ था, OE समांतर AB या OE समांतर CD खींचा गया है, खींचे हैं। अब यहाँ से बनाना चालू करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले OE जो ध्यान देना कि सबसे पहले देखो तो कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, ये बात कैसे क्लियर होगा। ये बात क्लियर करने के लिए सोचना कि ये जो OE रेखा है किसका समांतर होगा, तो AB का समांतर होगा, ये मतलब है। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे जिससे कि मेरा AB भी आ जाए और ये भुजा समांतर भी आ जाए, तो त्रिभुज हमको इसके लिए ADB ही तो लेना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कहाँ है, यहाँ तो ठीक है। इसलिए त्रिभुज ADB में OE समांतर AB को रख लिया गया। अब थेल्स पर में बोलेगा कि अगर कोई भुजा किसी का समांतर होता है तो बाकी बचे दो भुजा आपस में अनुपातिक बढ़ जाता है, ये कहा गया है, अनुपातिक बांटे हैं। देख लो, OB बटे BO बटे OD या DO क्या गया इधर, यानी कि BO बटे DO हाफ हाफ लिए, तो BO ही क्यों लिए, क्योंकि अब आ जाओ वो जो बोले कि खींचाटानी वाला आंसर था, तो BO लिखा हुआ इसमें। उसके बाद क्या था, OA तो इस लाइन में कहीं पर होगा नहीं, काम खत्म, हटाओ। CO है कहीं पर, इधर तो होगा नहीं, काम खत्म करो, क्या बच गया, DO बचा ना बचा, तो DO मतलब इधर से लेना पड़ेगा। तो यानी कि हाफ हाफ का बारे में कहा गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी क्या करेंगे, हाफ हाफ भी करना पड़ेगा। तो AE बटे ED ये हैं समीकरण नंबर 1। अब सेम प्रोसेस से इस त्रिभुज में भी बात करना पड़ेगा, जैसे कि ADB में बात किया गया है, सेम तरीका किस में अपनाएंगे, ADC में अपनाना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज यानी ADC में कौन सा भुजा समांतर हो रहा है, नहीं जा रहा है क्या, EOCD। क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं सर, ये सच में नहीं जा रहा। अच्छा तुम मतलब तुम कहीं और वाला बात सोचती हो कहीं कहीं नहीं सोचा सर, यही सोच रहे हैं क्या कि जा क्यों नहीं, आंसर यही लगाए थे। कहीं और ध्यान नहीं है। सर कहीं और रखो, हाँ समझ रहे हैं। बड़ा पता है। अब देखो, अब ADC क्या गया, ADC में OE समांतर CD हुआ कि नहीं हुआ, समांतर हुआ, समांतर हुआ तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, भुजानुपातिक बटेगा, दो जो अन्य दो भुजा बच गया, कौन सा भुजा बच गया था, AD और AC बच गया, तो ये अनुपातिक बढ़ गया, तो कैसे लिखेंगे, AE बटे OC बराबर AE बटे ED नहीं करेंगे, वो नहीं किए हैं, समीकरण नंबर 2। और 1 और 2 को मैच करेंगे तो क्या निकल गया, ऐसा निकलेगा ही, निकलेगा। दोनों को अपना लेफ्ट बराबर कर दिए। अब ध्यान देना, अब निकाला था ऐसा AO बटे BO, यहाँ में निकल गया BO बटे DO, तो आराम से इसको पहुँचाने के लिए कर सकते हैं कि AO बटे BO करेंगे ना। अगर पहला स्टेप अगर ऊपर ही लिया गया है तो नीचे वाला भी ऊपर ही लेंगे, राइट कर सकते हैं, या नहीं तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अब देखना कि किसको किसको कहाँ रखा गया है। ऐसा समझे बात, उस अनुसार से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे रखा गया था कि ए ओ के नीचे बी ओ है, ए ओ यहाँ चला गया इधर ना, तो ए ओ को रखेंगे और क्या करो, इसके नीचे में बी ओ को डाल दो, गुना तो जाकर नीचे लगेगा। यहाँ पर था सी ओ था, डी ओ क्या हो रहा है, अंदर जाएगा। ये वाला बात नहीं निकल गया, ये तो निकलना था। अब इसके बाद जो है दिमाग से निकल गया। फिर बता रहे, ज़्यादा इसमें लोड नहीं। जिसको पसंद है वो दूसरा चम्मच देखेगा। अच्छा चमकता है तो और अच्छा। 2-3 वहाँ खड़ी हो जाती ऐसे करके पूरा इकट्ठी चेक करके, बाद में समझ लेना। बाद में क्या बात है? एक था नाम क्या था, अलबरूनी, नाम सुना है उसका? नहीं सुनी है? वो मतलब कि अलबरूनी था, एक शिष्य था, पढ़ता था। उसको दिया गया था कि मेरा खेत में पानी पटा दो। नहीं पानी पड़ता है उसका, होगा जहाँ पर आश्रम के आसपास में उन्हीं का खेत होगा। तो गया पानी पटाने के लिए, तो नाली टूट रहा था उसका, पानी मतलब गड्ढा में जा रहा था खेत से। अब सोचता पानी खेत में कैसे लगेगा, तो बहुत प्रयास किया पानी रोकने का, रुक ही नहीं रहता, मतलब कि अड्डी टूट के पानी बाहर फेंक रहा था। बहुत परेशान हो गया, तो क्या किया, वो नाली में सो गया इस तरह से कि पानी ताकि बाहर नहीं निकले खेत में पानी जम कर रह जाए। तो फिर देखा कि उसका सर मतलब कि आ नहीं रहा था, शाम हो गया अभी तक सब बच्चा है, वो क्यों नहीं आया। तो गया खोजने के लिए, एक तक अड्डी में सोया हुआ है। बोले यहाँ क्या कर रहा है, मतलब पानी भागा था ना, तो नहीं पानी मतलब नहीं कर पा रहे थे, तो अपने सो के पानी को रोक रहे थे। रुक गया। हाँ, सोएगा तो पानी रुक जाएगा ना उस जगह में, अगर वो भी दवा जाता तो सब नहीं। तब उसका देखा गया कि मतलब कितना ज्ञाकारी एक प्रकार से था कि जो बोला गया था कि मतलब पानी खेत में मतलब रोक करके रखो, तो उसके पास कुदाल वगैरह नहीं था, तो क्या किया, अपने आप को ही सो करके, भले कुछ जो भी कुछ हुआ, लेकिन पानी को रोक करके रखा। एक प्रकार का उनका शिष्टाचार दिखाया गया था, है ना, अलबरूनी का। ऐसा का नहीं मतलब हुआ। चलो देखो सवाल पे आते हैं। तो 10वां नंबर और लास्ट 6.2 का अंतिम ओवर, सर अच्छा समझाइएगा। एकदम झकास से देखो, कोई दिक्कत नहीं। बोला इसमें एक चतुर्भुज ABCD है, इसमें सिर्फ किसका चर्चा किया गया है, अल्लाह ने चतुर्भुज के बारे में बताया गया था। चतुर्भुज मतलब कुछ किसी भी तरीका से कुछ भी खींच दिए, खींच दिया ना। अब समझो, बोला ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि मतलब सर एक दूसरे पर परस्पर। तो ABCD नाम का क्या हुआ, एक चतुर्भुज हो गया। यहाँ तक क्लियर बात है। इनका विकर्ण जो होगा, विकर्ण का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे कोण को मिलाने वाला रेखाखंड बताए थे तुरंत। एक दूसरे को कहाँ पे काटेगा, ओके, तो बीच में वो होगा। O पर हो गया, कट गया इसका। पूछा देंगे। तो दिखाना है क्या, बस इतना ही बात था और कुछ तो है नहीं। तो और एक बात लिखा हुआ, चलो सर AO बटा BO CO चलो सबसे पहले समझते हैं। इजी सब समझ करेंगे, अपन यहाँ से दम बना के लाएंगे। दिमाग में की सर आज होमवर्क दीजिएगा। माना ABCD क्या हुआ, एक क्या है, चतुर्भुज है सिर्फ। अब आए नहीं, तो ABCD एक चतुर्भुज हो गया और जिसका विकर्ण बिंदु O पर विकर्ण तथा उसके बाद फिर क्या बोला गया था, विकर्ण का नाम क्या हो गया, विकर्ण हो गया AC तथा BD। तो सीधे कर देते हैं विकर्ण एक दूसरे को, हाँ सर विकर्ण किसको बोलते हैं? वही जो कटा रहे। विकर्ण तुरंत बताए थे ना। हाँ, तुमने सुना ना। वाह, एक ऐसा रेखाखंड जो दो कोण को आपस में जोड़ दे, तुम क्या बोल रहे हो? उसको विकर्ण बोलते हैं। तुम भी तो वही बोल रहे थे। सर दो रेखा दीजिए। जिसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद यहाँ तक ठीक कंप्लीट है। यहाँ तक आए बात समझ में ना। देखो हर एक लाइन को देखो कि समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, जहाँ पे दिक्कत वहाँ पे रोक के पूछ लेना हमको, ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जब तो फिर अचानक पूरा देखेंगे पूरा हॉल, तो लगता है कुछ नहीं समझे, और क्या पूछे खुद पता नहीं चलता, कहाँ नहीं समझ पा रहे। एक पॉइंट ऐसा समझ में है, हाँ। इन्हें किया झुट्टी का मतलब ठीक करते रहो, डिस्टर्ब करते रहो।
जो मतलब कि लगे सही, यहाँ पूछना लेगा वो उसको पूछना, नहीं तो कोई शौक ही पूरा करता है। अब समझना इसके बाद क्या कर सकते हैं, तथा और क्या लिखा हुआ था, और एक बात इसमें दिया गया था कि AO बटे BO नहीं सर, हाँ सर, दर्शाना नहीं है। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एक प्रकार का चतुर्भुज लिखा हुआ था। क्या है ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD है, और इसमें क्लियर नहीं किया गया कि एक चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। यानी आपको निकालना है कि जो चतुर्भुज मैंने यहाँ पे बनाया यह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, जो भी बात क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था। इसमें दिया गया कि ABCD एक चतुर्भुज है सिर्फ, और जिसका विकर्ण बोला कि एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका विकर्ण AC और एक विकर्ण BD एक दूसरे को कहाँ पर, तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो और इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ था कि इस चतुर्भुज में AO बटे BO और CO बटे DO ये बात दिया हुआ था। ठीक है, और इसी से हमने क्या किया, जैसे कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO को ही हम AO बटे OC और BO बटे DO लिख दिए। अब मैंने इसको इस प्रकार से क्यों चेंज किया, चलिए इसका यहाँ पर हम मैचिंग करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि AO बटे BO यहाँ पर दिया हुआ था, तो AO बटे BO ऐसा तो कभी संभव नहीं होता, क्योंकि नियम होता है कि जब कोई भी रेखा किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर होती है तो उनके जो अन्य दो भुजाएं बच गई वह आपस में समानुपात विभाजित होती है। यहाँ पर समानुपाती विभाजित होने का मतलब AO बटे OC होना चाहिए था, न कि AO बटे OB। इसी वजह से मैंने क्या किया कि OA बटे OB के बजाय हमने क्या लिख दिया कि AO बटे OC। ठीक है, तो AO बटे OC यहाँ पे लिखा गया। अगर इस स्टेप में ऊपर ऊपर बटा किया गया तो कहने का मतलब नीचे नीचे भी हमको लेना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से OA बटे OC या CO एक ही बात है, चलेगा। ठीक है, तो OA बटे OC यहाँ पे मैंने क्या किया कि BO बटे DO, क्योंकि BO बटे DO करेंगे तो ही ऐसा अनुपात संभव होता है, न कि BO बटे DO CO बटे DO कभी नहीं हो सकता। CO बटे DO ऐसा संभव नहीं है, जब भी होगा तो BO बटे DO ही होगा। इस प्रकार से मैंने इस चीज़ को इस रूप में तोड़ लिया। अब इसका यूज आगे यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें बोला गया तो हमको दर्शाना है कि ये जो ABCD एक चतुर्भुज है, किस प्रकार से चतुर्भुज होगा, एक समलंब चतुर्भुज है। और मैं बता दूं कि चतुर्भुज समलंब वही होता है जिसका कम से कम दो भुजाएं आपस में क्या हो, एक समांतर हो। तो यानी कि इसको हम चतुर्भुज तभी कहा पाएंगे जब AB समांतर CD हम प्रूव कर देंगे। तो आइए उसी मेथड पे काम करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने क्या किया, एक रचना किया गया है जो कि O बिंदु से AB के समांतर एक रेखा खींचा गया है, जो कि AD भुजा पर E बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हल यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आते हैं कि त्रिभुज ADB में, यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ADB में OE समांतर AB का है, यानी कि फिर तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से क्या हो जाएगा, इनका भुजा अनुपातिक बटेगा। तो इसीलिए मैंने थेल्स प्रमेय से लिखा कि AE बटे ED बराबर BO बटे DO। कैसे हुआ, AE बटे ED बराबर BO बटे DO, यानी कि हाफ हाफ भुजा क्या किया, अनुपातिक कर लिया गया, क्योंकि OE जो था BAB का क्या है, समांतर था इसीलिए। और एक स्टेप मैंने इस समांतर होने की वजह से इस प्रकार का अनुपात निकला। और A वाला जो अनुपात था पहले से AO बटे OC बराबर BO बटे DO, ये पहले के ही दिया गया था। कहाँ दिया गया था, तो यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे जो था ये मान, इसी मान को यहाँ पर क्या किया गया, लिखा गया है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से जब इसकी तुलना करते हैं तो पता चलता है दोनों ही समीकरणों का जो राइट हैंड साइड है आपस में बराबर है। इस वजह से इनका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस वजह से यहाँ मैंने क्या किया कि समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ, इनका लेफ्ट हैंड AE बटे ED बराबर AO बटे OC आपस में बराबर हो गया। अब स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से AE बटे ED बराबर AO बटे OC निकल गया। अब इस अनुपात को हम त्रिभुज ADC में देख रहे हैं कि क्या निकला हुआ। तो AE बटे ED बराबर AO बटे OC, यानी कि स्पष्ट हो रहा है कि त्रिभुज ADC का जो भुजा AD और AC है वह
आपस में अनुपातिक रूप से विभाजित है। अब ये अनुपातिक रूप से विभाजित किस वजह से हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो एक रेखाखंड है, यानी एक जो रेखा खींचा गया है OE, इसी वजह से इनका AD और AC वाले भुजा आपस में अनुपातिक रूप से बंट रहा है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम का जो कथन होता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में बांट रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी कि ये जो OE रेखा है, इसी की वजह से AD और AC आपस में अनुपातिक तौर पर बटा। इसका मतलब OE जो रेखा है, इनके तीसरी भुजा मतलब CD का क्या होगा, आपस में समांतर हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने थेल्स प्रमेय के विलोम का सहारा लेकर के इसी कॉन्सेप्ट के कारण मैंने क्या किया कि OE समांतर CD निकाला। अब OE समांतर AB होता है, इस बात को मैंने रचना में आप लोगों को दिया था। तो यहाँ से दो बातें स्पष्ट हो गई कि OE CD का समांतर है और रचना कहता है कि OE AB का समांतर है। तो इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो स्पष्ट होगा कि AB और CD भी आपस में समानांतर होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि AB समांतर CD। मैं बता दूं कि अगर किसी चतुर्भुज में कोई भी दो रेखा अगर आपस में समानांतर होती है, इसका मतलब वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कही जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ABCD चतुर्भुज की तुलना करेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि AB समांतर CD हो गया, यानी AB और CD आपस में कैसा समांतर रेखा है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, ये जो चतुर्भुज था ABCD नाम का, वह एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इनका दो भुजा आपस में समांतर हो गई, AB और CD। तो यही बात मुझे निकालनी थी, प्रूव करनी थी कि किस प्रकार से हम ABCD को एक समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो ये जो सवाल था आपका पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 6.2 का आखिरी और लास्ट सवाल था। अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके प्रश्नावली 6.3 के सवालों का। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अवश्य करना चाहूँगा कि अगर एक क्लास कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में मददगार है, या फिर आप इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट कर पा रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के पास शेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो भी इनसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसे आप लाइक करना ना भूलें, अवश्य लाइक कर दें, ताकि मुझे भी इस बात की एहसास हो सके कि कहीं ना कहीं हमारी इस प्रयास से आप सफल हो पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले चैप्टर के साथ।